अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर पोलर रिप्रेजेंटेशन का आज मजमूई तौर पर 11वां लेक्चर है और ये 11वां लेक्चर नॉलेज 1.4 का दूसरा हिस्सा है और गालबन हमारा 12वां-13वां एसएलओ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल हमने एसएलओ देखा था, डेमोन्स्ट्रेट सिंपल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। हमने इक्वेशंस को देखना था और इनइक्वालिटीज को देखना था कम्प्लेक्स नंबर्स में, लेकिन कल हमने इक्वेशंस का पोर्शन डिस्कस किया, देखा कि कैसे फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट या कंप्लीटिंग स्क्वायर के कंसेप्ट या जो भी इक्वेशन सोल्व करने के तरीकेकार थे वही हमने लगाए और कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशंस को पोलर फॉर्मेट में सोल्व कर लिया। गॉट इट। आज हमारा टॉपिक है पोलर इनइक्वालिटीज। ये टॉपिक लिखने में भी मुश्किल है, समझने में भी मुश्किल है, लेकिन हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है जी। नॉलेज हमारा 1.4 था, उसी का आज पार्ट 2 है। स्किल सेट भी सेम है। पोलर इनइक्वालिटीज। पोलर इनइक्वालिटीज में वो रीजन शो होगा जिसमें हमारा मॉड्यूलस एक इनइक्वालिटी की कंडीशन में एग्जिस्ट करता है और हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एंगल या थीटा भी इनइक्वालिटी में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं, लेट्स से देयर आर सम लिमिट्स और उन लिमिट्स में आर एग्जिस्ट कर रहा है, इसी तरह कोई लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स में जो है वो थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरी पोलर इनइक्वालिटीज है। ठीक है। इस कंसेप्ट को जरा इनिशिएट करने के लिए कुछ तस्वीर मैंने आपके साथ ऐड की हैं। इसको देखिए जरा काइंडली। स्क्रीन करें जी। ओके, इधर देखें। कोई भी रेडार कैसे काम करता है? आपने टीवी ड्रामास में देखा या कार्टून्स में देखा कि रेडार एक स्क्रीन, गोल स्क्रीन शो हो रही है हमारे पास कंट्रोल रूम में। उसमें ग्रीन कलर या ब्लैक कलर की एक लाइट चल रही है। जैसे ही एक खास गोल दायरे में दुश्मन का जहाज अंदर आता है, अलार्म जलना शुरू हो जाता है। रेडार क्या करता है? एक रीजन है, उस रीजन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है, और उसमें अगर कोई जहाज आता है एक खास हद तक तो वो एक सिग्नल जनरेट करता है। अब ये जो हद लगाना है और ये जो सर्कुलर रीजन के अंदर जहाज का आना है, ये क्या है? ये पोलर इनइक्वालिटीज है। आपको याद हो जब मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स का सबसे पहला लेक्चर शुरू किया था, तब मैंने एक शिप की सर्कुलर स्केल के ऊपर डायग्राम डिस्प्ले की थी कि एक शिप समुद्र में खड़ी है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से उसकी एक लेंथ है और उसके इर्द गिर्द डिग्रीज ड्रा है। तो रेडार भी देखें, कुछ इसी तरह की ही चीज है ना। एक खास हद में जब दुश्मन का जहाज आया, कोई भी इस तरह की मशीन आई, तो वो अलार्म ऑन हो गया। क्लियर है? ठीक है जी। अब आगे देखें जरा, एक और विजुअल ऐड किया है। ये एक टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप जो है स्पेस में कुछ कवरेज कर रहा है। अगर जरा देखें इधर मेरे हाथों की तरफ, मेरे सामने पूरी स्पेस है, गैलेक्सी है, लेकिन क्या मेरा टेलीस्कोप चारों तरफ देख सकता है? नहीं। मेरा टेलीस्कोप एक खास रीजन पे फोकस कर सकता है, इस लेंथ से इस लेंथ तक, इतने डिग्री से इतने डिग्री। समझ रहे हैं बात को? आगे देखें। एक, टाउन प्लान करना चाहता हूं मैं,
एक शहर का नक्शा बनाना चाहता हूं, उसका सबसे पहले एक सेंटर मैं तय करूंगा। सेंटर तय करने के बाद मैं कुछ कंडीशंस लगा दूंगा कि इस सेंटर से 4 किलोमीटर के फासले तक कोई डोमेस्टिक बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, 6 किलोमीटर तक कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? या इस सेंटर से 90 डिग्री के फासले पे स्कूल्स होने चाहिए, और इससे इतने डिग्री के फासले पे फलानी फलाने कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये सारी एक सर्कुलर रीजन में पाबंदियां लग रही हैं ना, लिमिट्स लग रही हैं कि इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इसके अंदर अंदर। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? पोलर इनइक्वालिटीज की तरफ। ये रेडार में जहाज का आना, टेलीस्कोप या जियोलॉजिकल जोनिंग इसको हम कहते हैं, कि जब आप स्पेसिफिक कंडीशंस लगाकर मैपिंग करते हो तो जियोलॉजिकल जोनिंग कहते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी हमने रेडार देखा, टेलीस्कोप देखा, जियोलॉजिकल जोनिंग देखी, इसे हम मैथमेटिकल कंसेप्ट में एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए भी बेसिक अलजेब्रिक कंसेप्ट चाहिए होंगे, फैक्टराइजेशन और इक्वेशन सोल्विंग स्किल्स चाहिए। इधर देखें जी, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये एक रीजन है, रेडार ही है, उस रेडार में ये F-16 जहाज आ रहा है। ठीक है जी, मैंने अब क्या किया था, अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल ये किसी कंट्री का एक बॉर्डर है, कंट्री की बॉर्डर की एक साइड है, उस साइड में ये 90 डिग्री से लेके, ये देखो, ये इस साइड में ये 90 डिग्री से लेके 4π/3, ठीक है, यानी कि तकरीबन 240 डिग्री, तकरीबन क्या, पूरे 240 डिग्री। ये 90 डिग्री से लेकर 240 डिग्री की एक रीजन है, एक सेक्टर है। इस सेक्टर में एक 2 किलोमीटर की हदूद में अगर कोई जहाज आएगा, कोई मशीनरी आएगी, कोई इस तरह की अनवांटेड सी चीज आएगी, तो ये रेडार जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने क्या कहा कि देखो कोई कंट्री है, किसी कंट्री का बॉर्डर है, उस बॉर्डर के डिग्रीज कहां से कहां तक है, 90 डिग्री से 240 डिग्री, और उस रेडार की रेंज क्या है, 2 किलोमीटर। ठीक है जी, तो जब 2 किलोमीटर के अंदर कोई जहाज आ जाएगा, उस रेडार की हदूद में आ जाएगा, अलार्म ऑन हो जाएगा, जो भी सिस्टम है, सेंसर्स का जो भी निजाम है वो ऑन हो जाएगा। अब रेडार को पोलर इनइक्वालिटीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो पहली चीज इस पे ये है कि जो हमारा मॉडुलस है, जो हमारा रेडियस है, जो लेंथ है, वो 0 और 2 के दरमियान है, कि 0 से लेके 2 तक। पोलर कोऑर्डिनेट्स में याद रखें, लेंथ के नेगेटिव होने का कंसेप्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सर्कुलर स्केल है, सेंटर से इधर उधर जाए लेंथ एक जैसी है, और ये मैग्नीट्यूड के तौर पे ड्राइव किया था, तो ये पॉजिटिव रहता है। अब दूसरी कंस्ट्रेन इस पे, दूसरी हदबंदी क्या लग रही है, कि जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है। मेरी बात समझ रहे? तो ये सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ पोलर इनइक्वालिटी है कि जिसमें आर पे पाबंदियां थी और थीटा पे पाबंदियां थी। लेस देन और ग्रेटर देन देखें तो वो पाबंदी ही है ना, एक तरह से कंस्ट्रेन लग जाती है, पाबंदी लग जाती है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। गॉट इट स्टूडेंट? यहां तक किसी को अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछे। रेयान एंड याकूब, क्लियर सर। श्योर के बस ऊपर ऊपर से क्लियर? श्योर। याकूब, याकूब आप बोलते नहीं है, नाराज तो नहीं है? सर मैं भी है, मैं भी है। आप अभी आए हैं तो माय फ्रेंड आप टाइम पे क्यों नहीं आते? 4:25 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है एग्जैक्ट शार्प। आप अवेलेबल हुआ करें तो इंशाल्लाह आप फायदा ही उठाएंगे। ठीक है, चलें जी आगे इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन हाइड कर दिया, थोड़ा सा आपने बताना है, थोड़ा सा मैंने बताना है, थोड़ा सा आप सोच लें, थोड़ा सा मैं सोच लेता हूं। ये मेरा रीजन है, मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि मैं जियो जोनिंग कर रहा था, तो मैंने इस सर्कल में इतने हिस्से में कोई खास तरह की डेवलपमेंट करनी है, कोई खास तरह की आबादी बसानी है या फैक्ट्रीज लगानी है, तो मुझे बताएं, सबसे पहले तो मुझे मेरे डिग्रीज की हदूद बताएं, एंगल्स की लिमिटेशंस बताएं कि एंगल कहां से कहां तक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। सबसे पहले तो मुझे एंगल की हदूद बताएं आप सब। याकूब, एंगल को मैं कैसे लिखूंगा? अब आज बोलिए। सर 5/6, 5/6 से लेकर 3π/2। क्लियर? रेडियस देखें, 2 3, रेडियस जो है वो 2 और 3 है, लेकिन इस डायाग्राम में थोड़ा सा एक फर्क नजर आ रहा है। एंगल तो मुझे पता चल गया, ओके, मुझे रेडियस भी नजर आ रहा है 2 और 3, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसकी पेरिफेरी देखें, इसकी बाउंड्री देखें, बोल्ड है, सॉलिड है, जबकि इसकी बाउंड्री डॉटेड है। तो ये डॉटेड और सॉलिड का फर्क जो है ये जान के रखा जाता है। अगर आप सिर्फ लेस देन और लेस देन की कंस्ट्रेन लगाएंगे तो डॉटेड है। अगर बोल्ड लाइन हो या सॉलिड लाइन हो तो लेस देन इक्वल टू, इक्वल भी आएगा। समझ गए मेरी बात को? अगर डॉटेड लाइन है तो इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, बाउंड्री के अंदर वाला सारा रीजन इंक्लूडेड है। इस बाउंड्री पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये पोलर इनइक्वालिटीज हमने डिजाइन इस तरह से की है कि आप इसका रियल लाइफ एसेंस जो है वो ऑब्जॉर्व कर सके। अब कभी भी आप देखें, किसी भी प्लैंड शहर का नक्शा देखें, जो नए शहर आबाद होते हैं, पाकिस्तान क्योंकि रिच हेरिटेज कंट्री है, तो यहां पर तो बड़े बड़े पुराने शहर आबाद हैं। जिस तरह लाहौर है, लाहौर तो कदीमी शहर है, अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन इस्लामाबाद को देखें या इस तरह के जो नए शहर किसी भी मुल्क में डेवलप होते हैं उनको देखें, तो हर चीज एक प्लानिंग के तहत हो रही है ना।
कि इंडस्ट्री शहर के मरकज से इतनी दूर होनी चाहिए, स्कूल इतनी नजदीक होने चाहिए, हॉस्पिटल इतने नजदीक होने चाहिए, सेंटर से हॉस्पिटल को ये भी रास्ता जाता हो, वो भी रास्ता जाता हो, ऐसे भी जाता हो। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, किताब में से किताब में से नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको देख लें, ये बुक में नहीं मिलेगा, जस्ट टू हैव अ लिटिल मोर प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट। अब ये मेरे पास एक पोलर इनइक्वालिटी है, लेकिन ग्राफ नहीं है। पहले मैंने रीजन देखते हुए इनइक्वालिटीज निकाली, अब मैं इनइक्वालिटीज को देखूंगा और रीजन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूं, आर स्क्वेयर माइनस 4r लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं r कॉमन ले लूं तो ये क्या आ गया, r माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक कंस्ट्रेन आ गई r लेस देन इक्वल टू 0, एक आ गई r माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि r लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कि r 0 से भी छोटा है और r 4 से भी छोटा है, ये क्योंकि मैथमेटिकली सिर्फ एक सिंबल है, तो 4 से छोटा होना और 0 से छोटा होना के सेम टाइम पे दो टाइम स्मॉलर तो नहीं हो सकता। 9th क्लास में हम इसे देख चुके हैं, ऐसे ही है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 वाले ऑप्शन को आउट कर देंगे और 4 वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। हमारा एंगल जो था वो ऑलरेडी बड़ा क्लियर है, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखें मैं क्या करूंगा, 4 था रेडियस, अंदाजे से आप जो भी एक स्केल बनाएंगे अपने उस हिसाब से लिख लें आप, 1 2 3 4 पे रख के एक आपने सर्कल बनाना है, लेकिन वो सर्कल कितने डिग्री को कवर करे, π/6 यानी कि 30 डिग्री से लेके कितने डिग्री को, 2π/3। ठीक है, अब 2π/3 का मतलब है 120, ये 120 और यहां पर कहीं पे होगा मेरा 30 डिग्री या π/6। तो ये जो सारा रीजन है, लेकिन इसको मैंने कहां तक फैलाना है, फैलाना 4 तक है। ठीक है, कि 4 भी आ जाए और मेरी एंगल की कंस्ट्रेन भी पूरी हो जाए। ठीक है, ये 120 डिग्री, ये तकरीबन 30 डिग्री, ये कहां तक फैला हुआ है, अंदाजन 4 तक फैला हुआ है। जो भी आप ग्राफ पे प्रकार रख के लाइन लगा ले, एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट बॉयज? ठीक है, 30 डिग्री 120 डिग्री, 30 से 120 डिग्री का रीजन मैंने कवर कर दिया, और ये आर्क जो है ये 4 यूनिट्स तक फैली होनी चाहिए। सिंपल, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, सीधा सीधा निकल गया। यहां पर बस मैंने 0 को आउट किया, क्योंकि एक इनइक्वालिटी दो टाइम्स सेम टाइम पे दो दफा तो लेस नहीं हो सकती। 0 से भी लेस है और 4 से भी लेस है, एटलीस्ट एक से ग्रेटर हो एक से लेस हो। गॉट इट? इसलिए हमने ये ऑप्शन ऑप्ट कर दिया ना, सीधा सीधा 4 निकाल ली। गॉट इट? ठीक है मिस्टर सर 30 से लेके 4 तक है वो डॉटेड लाइन है और बाकी नहीं, देखें, डॉटेड नहीं है। नहीं नहीं, डॉटेड लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। अगर सिर्फ लेस देन हो, अगर सिर्फ लेस देन हो, इक्वल टू का साइन ना हो, तो फिर डॉटेड लाइन लगाएंगे। अगर लेस देन इक्वल भी है तो बोल्ड या सॉलिड लाइन लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है, तो हमारी इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल है ना, इक्वल भी है, लेस भी है और इक्वल भी है, इसलिए हमने सॉलिड लाइन यूज
You got it? Yes, sir. ओके, ठीक है जी। अभी हमने रीजन को भी बड़े अच्छे तरीके से देख लिया, इसका मतलब भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया, इसका रियल लाइफ एसेंस भी जो है वो भी ऑब्जॉर्व किया। अच्छा जी, ये एक सवाल किताब से मैंने लिया है, सिर्फ इसको देखे कि सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सीधी सीधी इनइक्वालिटीज हो, थोड़ी सी डिफरेंट इनइक्वालिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है -π/2 लेस देन आर्ग्यूमेंट z+3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से x और y निकालना है। ये इस वक्त एक इनइक्वालिटी है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में है और आर्ग्यूमेंट की कंस्ट्रेन लगी हुई है। थीटा ना आर्ग्यूमेंट एंगल होता है, लेकिन इस दफा एंगल को उसने थीटा की जगह इस तरह से लिख दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z+3 आयोटा इज इक्वल नहीं लगाना जी। इधर देखें, मैंने लेट कर लिया z इज इक्वल टू x+y, लेट पहले कर लीजिए। आर्ग्यूमेंट में टेंजेंट इनवर्स आ गया। अब z क्योंकि x+y आयोटा था, ये रफ वर्क में कर लीजिएगा या डायरेक्ट भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास क्या था, z+3 आयोटा। z+3 आयोटा का मतलब था x+y आयोटा +3 आयोटा, यानी कि x प्लस आयोटा इंटू y+3, x प्लस आयोटा इंटू y+3। ठीक है, z मैंने x+y लेट किया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 3 आयोटा ऐड हो रहा था z में, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैंने आर्ग्यूमेंट जो लेना है वो इसका लेना है, आर्ग्यूमेंट मैंने इस चीज का लेना है। तो इसके y की जगह पर क्या है, इसके y की जगह पर y+3 है और x की जगह पर क्या है, x है। तो जब टेंजेंट इनवर्स लगाते हैं, आर्ग्यूमेंट लेते हैं, तो ऊपर हम y कंपोनेंट लिखते हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट लिखते हैं y+3, नीचे हम रियल कंपोनेंट लिखते हैं, x कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, गॉट इट? ये जो है आप रफ वर्क में कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एक स्टेप इधर भी कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे थे बॉयज? शाबाश, एनी क्वेश्चन? नो सर, कंटिन्यू रखें। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि जो मेरी इनइक्वालिटी बनी है -π/2 लेस देन इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y+3 आवर x लेस देन इक्वल टू 0, इसके मैं अपनी सहूलत के लिए दोनों हिस्से अलग अलग कर लूं। अपनी सहूलत के लिए दोनों हिस्से अलग अलग करने लगा हूं मैं। एक हिस्सा है -π/2 टेंजेंट इनवर्स y+3 आवर x, दूसरा हिस्सा है लेस देन इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y+3 आवर x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स था, टेंजेंट इनवर्स के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, टेंजेंट -π/2 लेस देन इक्वल टू, यहां से टेंजेंट खत्म हो गया, y+3 आवर x। टेंजेंट π/2 जो है वो इंफिनिटी होता है, टेंजेंट π/2 क्या होता है जी, इंफिनिटी होता है। ठीक है, -π/2 माइनस इंफिनिटी है, हमने इंफिनिटी का डिवीजन इफेक्ट यूज करना है, इसलिए मैं प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ रहा। क्लियर?
x इधर आ गया, इन्फिनिटी उधर चला गया। अब इन्फिनिटी से मुराद एक बहुत बड़ी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, तो जब किसी एक्सप्रेशन को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो 0 लिया जाता है। ठीक है जी, यहां से मेरे पास x की कंस्ट्रेन आ गई लेस देन इक्वल टू 0। गॉट इट। दूसरे पोर्शन को देखें, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, सॉरी टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, इनवर्स तो पहले ही है, इनवर्स को खत्म करना है तो फिर टेंजेंट लिया ना। ये आ गया π/3 आवर x। अब टेंजेंट इनवर्स जो है, टेंजेंट 0 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे 0 होता है। x यहां पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 प्लस हो रहा था, वहां जाकर क्या हुआ, माइनस हुआ। समझ गए मेरी बात को। x जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए और y जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे, -3 से। ठीक है, इनइक्वालिटी थी तो सोल्यूशन भी इनइक्वालिटी की शक्ल में निकला, कंस्ट्रेंट में निकला, लिमिट्स में निकला कि इससे छोटा उससे छोटा, y इतना x इतना, ये लिमिट्स x और y की। क्लियर है। अच्छा, अब इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हमने तो एक रैंडम सा क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन मेरे पास यहां पे लिखा है, अगर मैं उसको स्क्रीन पे ले आऊं, मैंने इसमें z बनाया x प्लस वाई, मैंने z+3 का आर्ग्यूमेंट लेना था तो वहां से y निकाला, y+3, x निकाला x, यानी कि इमेजिनरी कंपोनेंट y+3 था, रियल कंपोनेंट x था। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रियल आवर इमेजिनरी, सॉरी इमेजिनरी आवर रियल, माय बैड। ठीक है, फिर मैंने यहां से दोनों हिस्से बना के इनको सोल्व किया। ठीक है, अब हम जरा एक ग्राफ देख लें डेस्मोस पे। डेस्मोस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इट्स अ सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ठीक है, अब मेरे पास था x लेस देन इक्वल टू 0 और y क्या था, लेस देन इक्वल टू -3। सिंपल। मैंने जो सॉल्यूशन निकाला उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, जिस तरह शुरू में जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं जियो जोनिंग की या रेडार की, तो ये देखें जरा, ये देख रहे हैं, ये एक कॉमन रीजन आ रहा है, ये डार्कर रीजन। ठीक है, अब क्योंकि इसमें x और y फिक्स नहीं है, व्यू बोर्ड x और y फिक्स नहीं है, इसलिए मैं r को फिक्स नहीं कर सकता, r को फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं मिनिमम सिचुएशन को देखूं, मिनिमम सिचुएशन को देखूं तो x को मैं ले लेता हूं 0, y को ले लिया -3, r मेरे पास आ गया 3 यूनिट्स। अब मैं एक गोल दायरा अगर बनाऊं, इस पे मैं ड्रा नहीं कर सकता, इस पे इस वक्त मैं ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ड्रा कर सकता होता तो मैं आपको बताता। क्या इस पे मैं ड्रा कर सकता हूं, कंट्रोल पी चलाएं जरा, देखें देखें तो सही में, नहीं सॉरी जी, इस पे मैं ड्रा नहीं कर सकता। अगर मैं ड्रा कर सकता तो मैं 3 सेंटीमीटर का या 3 डिवीजन्स का या 3 स्केल जो भी है
उसका एक सर्कल बना लेता और इतने हिस्से में मैं एंगल देख लेता। इसका एंगल बड़ा क्लियर है, एक लाइन ये है, कैमरा प्लीज, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यानी कि 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री वाला सारा रीजन जो मेरे सॉल्यूशन में शामिल है। लेकिन आर मैं मिनिमम केस में 3 ले सकता हूं और इधर से मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं, उधर से y की वैल्यू चेंज करता जाऊं तो वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। बहरहाल ग्राफ Clear, sir. हमारे SLO का हिस्सा नहीं है। ये जो शुरू में भी मैंने आपको पोलर रीजन बताया, जो सर्कल वाले ग्राफ हैं वो बुक में हाल दो एडिड हैं, 2-3 सवाल सिर्फ इसलिए कि आपको इनइक्वालिटी का फिजिकल मीनिंग आ जाए। तो 2-3 छोटे छोटे ग्राफ हैं, कितनी आसानी से आपको पता चल जाता है कि एंगल इतने से इतना है, रेडियस यहां से यहां है। तो ये भी सिर्फ इसलिए किया। तो जब भी आपने कोई भी चीज विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, उसको डेसिमल्स पे आप प्लॉट कर लें। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टुडे, दिस इज द टाइम। अब ये हमारा चैप्टर जो है वो सिर्फ गालबन 1 से 2 टॉपिक्स के फासले पर है और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप वर्कशीट्स को सॉल्व किया करें, क्वेश्चन बैंक को देखा करें। मिस्टर लुकमान वर्कशीट खोलें जी इस लेक्चर की काइंडली। आपके साथ मैं वर्कशीट शेयर करना चाह रहा हूं, वर्कशीट को जरा देख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है जी, क्वेश्चन बैंक देख लें। इधर देखें, अभी ये एक MCQ नंबर 2 ही देख लेते हैं, जरा इसको डिस्कस कर लें बॉयज। MCQ नंबर 2 कहता है जी R 1 और 4 के दरमियान है। R जो है वो 1 और 4 के दरमियान है और थीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान है। अब R किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? √x² + y² को। तो √x² + y² वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो मैंने लगा दिया। क्लियर है। आगे एक कंस्ट्रेंट है x > 0 y > 0, वो सारों में ही है। तो इस तरह देखें, ये Z3 = 8, कल हमने ये क्वेश्चंस किए। ये पूरे SLO का क्वेश्चन बैंक है, इसमें MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये इनइक्वालिटी वाले एक्सप्रेशंस जो हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू बी द लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़े सूटेबल है। ठीक है जी। तो ये सारा सोल्व किया करें, प्रैक्टिस किया करें। आपसे मैं बार बार पूछता हूं लेकिन आप मुझे जवाब नहीं देते, सिर्फ यस सर करते। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि हर चीज़ जिस तरह से हम सिखाना चाह रहे हैं उस तरह से आप सीख लें।